स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x फ्रॉम -360 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब कि कोटेंजेंट फंक्शन एक हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसकी के रेशियो जो है वो हमने देखा था कि ये हमारे पास होती है जी बेस साइड डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर साइड, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि कोटेंजेंट जो फंक्शन है अगर थीटा एंगल्स के वाले से देखा जाए तो ये इक्वल होता है कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के। और फिर इसकी डोमेन और रेंज के वाले से हमने इससे पिछले लेक्चर में स्टडी किया कि डोमेन जो होती है कोटेंजेंट फंक्शन की वो तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइंड होती है एक्सेप्ट वो नंबर वो एंगल्स जो कि पाई के मल्टीपल होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, 180 -180 -360 +360, इस तरह के सारे वो एंगल्स हम नहीं पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं एक फंक्शन एक प्रोसेस का नाम होता है, एक मशीन है, जैसे हमारी बॉडी एक मशीन है, तो अब इसमें एक प्रोसेस होता है और हम इसमें जब इनपुट में फूड इन करते हैं तो हमें आउटपुट में एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब जो आउटपुट है वो इनपुट पर डिपेंड करती है, और दूसरी बात यह कि इनपुट में हम कभी भी ऐसी चीज नहीं इन करते जो कि हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे, डैमेज कर दे। ठीक है, तो इसी तरह एक फंक्शन है उसमें भी इनपुट जो डोमेन है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम नहीं लिखते कि उससे रेंज ना मिले। तो हमने देखा था कि डोमेन में हम वो एंगल्स नहीं लिखेंगे जिसपे कि रेंज अनडिफाइंड हो रही, तो फिर वो एंगल्स निकाल दिए जाते हैं जो कि उस फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहे हो। तो इसी तरह जब रेंज हमने देखी कोटेंजेंट फंक्शन की जो कि रेशो थी, हमने स्टडी किया था साइन कोसाइन फंक्शन और साइन फंक्शन की, तो हमने देखा था इसमें हमें सारे ही रियल नंबर्स मिल रहे हैं, मतलब नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो इस तरीके से फिर वो जो रेंज बनी वो तमाम रियल नंबर्स बने। ठीक है, इसका मतलब कि हमें जो आंसर मिलेगा एंगल कोई भी पुट कर लो सवाए पाई के मल्टीपल्स इवन या ऑड, आपको तमाम रियल नंबर्स में जवाब में मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो हमें यहाँ से बात पता चली। अब हम ग्राफिकली भी इस बात को स्टडी कर सकते हैं कि ये रेंज हमें नजर आ रही है। अब देखें माइनस इन्फिनिटी तो बेसिकली या पॉजिटिव इन्फिनिटी होना ये तो ऐसा है कि आपका ये एक अनडिफाइंड नंबर है। ठीक है, जो कि डिफाइंड ही नहीं है, वो नंबर ही नहीं है, तो फिर हम इसको नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है कि मैं कहूँ यहाँ पे आके पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है या वहां पे जाके पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो एक कॉन्सेप्ट है कि बस हम कहते हैं कि बहुत मतलब एक ऐसा नंबर, एक नंबर भी नहीं है, इन्फिनिटी कुछ भी नहीं है, एक अनडिफाइंड है। ठीक है, एक सिंबल हम यूज कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास वाई एक्सिस है जो कि हमारा वाई फंक्शन जो है कोटेंजेंट फंक्शन है जो कि रेसिप्रोकल है टेंजेंट फंक्शन का। अभी मैं आपको जब कोटेंजेंट फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा तो आप खुद से भी टेंजेंट फंक्शन के ग्राफ से भी इसको रिजेंबल कीजिएगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इससे जो है वो टेंजेंट फंक्शन के ग्राफ से मिला के कंपैरिजन करके बताऊं कि कितना फर्क है इन दोनों में, दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं ये। ठीक है, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करें टेंजेंट को तो आपका आंसर 1 आता है। ठीक है जी, अब देखें हमारा जो एक सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस हम 1 रखें से हम कहते हैं यूनिट सर्कल, और इसमें मैंने कोई एक पॉइंट लिया P, एक जनरल पॉइंट है जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इस P पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर थ्रो करें एक्स एक्सिस पे, तो वो पॉइंट जहां पर ये हिट करेगा वो M है, ओरिजिन से M तक जो डिस्टेंस हमने रखा है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल भी है, ये है x, तो x इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा पॉइंट का, और फिर ये जो M से P डिस्टेंस है ये y है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका। फिर हमने एक बात और स्टडी की थी कि साइन जो हमारे पास रेशियो होती है और साइन होती है जी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइड की रेशियो, और इस केस में अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर साइड थीटा के है वो y है, तो y डिवाइडेड बाय 1 y आ जाएगा, और इसी तरह एडजेसेंट साइड या बेस साइड जो x डिवाइडेड बाय 1 x आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से हमें एक बात तो ये पता चल रही थी कि जहाँ पे x पॉजिटिव है वहां पर समझो कि cos पॉजिटिव है, और अगर जहाँ पे x नेगेटिव है वहां यहाँ पे सॉरी y पॉजिटिव है या नेगेटिव है वहां पे समझ लें कि साइन पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो एक रिलेशन मिल गया था। और इसी तरीके से कोटेंजेंट को भी हमने देखा कि कॉस ओवर साइन के इक्वल है। ठीक है, तो जहां पे जाके साइन 0 वैल्यू देगा वहां पर ये हमारा कोटेंजेंट फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अब इस सर्कल से हम इस ग्राफ को प्लॉट करने जा रहे हैं। देखें हमें ये पता है कि हमारा जो कोटेंजेंट फंक्शन है इसकी वैल्यू जो है वो 1, या इसकी वैल्यू जो है हमारे पास जो भी आ रही है, मतलब देखें अगर साइन 1 कहां पर होता है, चले हम ये देख लेते हैं, साइन 1 90 पे होता है। ठीक है, 90 पे अगर हम देखें तो हमारा जो कोटेंजेंट फंक्शन है वो क्या आंसर देगा, cos 90 0 होता है। ठीक है, cos 90 0 होता है और sin 90 होता है 1, तो हमारा आंसर आएगा 0। ठीक है, जबकि अगर कोटेंजेंट 0 डिग्री की बात की जाए वो तो मैंने अभी बताया कि अनडिफाइंड होता है कि 0 पे जो है हमारा cos फंक्शन तो 1 होगा लेकिन sin फंक्शन 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका तब हम 0 डिग्री के ऊपर तो ये अनडिफाइंड हो रहा है। इसका मतलब कि अगर हम इतनी सी वेरिएशन लें
इस ग्राफ को हम इस हाफ में स्टडी करें कि जीरो से जब हमारा एंगल पाई बाय 2 की तरफ जा रहा है या पाई बाय 2 से जीरो की तरफ आ रहे हैं हम, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यूज हैं, देखें साइन फंक्शन जो है हमारा, साइन फंक्शन वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब हमारा डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और हमारा न्यूमरेटर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वो 1 तक ही आ रहा है। तो जब आप किसी नंबर को जितने छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है, आपका आंसर उतना बड़ा नंबर आएगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे मैं 0 से 90 पे आकर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, देखें 90 पे आकर हमने देखा कि y है, अगर हमारा फंक्शन को टेंजेंट फंक्शन y के इक्वल है या z के इक्वल है, चलें z के इक्वल लिख लेते हैं इसे, अगर ये z के इक्वल है तो हमारे पास 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू जो है वो बनती है, बल्कि 90 पे जो इसकी वैल्यू बनती है cos 90 0 होता है और sin 91, तो ये 0 आती है। इसका मतलब 90 पे तो हम इसको 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक 90 पर हम एक पॉइंट ले लेंगे, जो कि 90 पर हम इस तरह से ले लेंगे पॉइंट, चलें इसको मैं रेड कलर में शो कर देता हूँ, ठीक है, ये 0 आ रही वैल्यू, इसका ऑर्डर पेयर बन गया। अब जैसे जैसे हम एंगल 0 की तरफ जा रहे हैं ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब हमारा ग्राफ जो है वो 0 से 90 की तरफ जब हम जा रहे होंगे तो वो क्या करेगा जी, 90 से मतलब 0 की तरफ जा रहे होंगे तो वो वाई एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन टच नहीं करेगा, ये इसके लिए एक एसिम्पटोड होगा। एसिम्पटोड एक ऐसी लाइन होती है जो कि ग्राफ को इन्फिनिटी भी जाकर उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है, मतलब इन्फिनिटी चूंकि एग्जिस्ट नहीं करती, हम इन्फिनिटी को बता नहीं पाते कि इन्फिनिटी कहाँ पर, तो हम यूं कहेंगे कि ये मतलब इसको टच नहीं करेगी लाइन, ठीक है, और कहीं इन्फिनिटी पे जाकर ये आपस में टच करेंगे जहां पे इनका जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, जो कि हम नॉर्मली नहीं बता सकते क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइंड ही नहीं है कि मैं कहूँ यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, इसलिए हम इधर भी एरो शो कर देंगे कि हमारा ग्राफ इसी तरह चलता जा रहा है जो कि इस लाइन के साथ साथ है। तो ये तो 0 से 90 के हाफ में हमने देखा। अब जब हम 90 से पाई की तरफ जाते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा रोटेशन करते हैं और 90 से आगे निकलते हैं, तो हमने देखा कि जो हमारे cos फंक्शन है, मतलब x स्टैंड फॉर cos और y स्टैंड फॉर sin, ठीक है, ये हमारा y है और ये भी हमारा y है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो कि हमारा डिवाइजर जो है वो sin थीटा है, sin की वैल्यू जो है वो 1 से 0 की तरफ मतलब डिक्रीज ही हो रही है। जितना मैंने कहा था जब डिक्रीज होगी तो आपका आंसर, मतलब आपका आंसर जो है जो डिवाइजर के छोटे से छोटे होने से आपका जो आंसर है वो बड़े से बड़े की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू ये कि आपका जो कॉस फंक्शन है वो 0 से 1 को -1 को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि 0 से जब हम -1 की तरफ जा रहे होंगे तो हमारे जो भी नंबर आएगा चाहे वो बहुत बड़ा नंबर हो, उसका नेगेटिव साइन आ रहा होगा। इसका मतलब कि हमारे जो डिवाइजर है वो नेगेटिव में आ रहा है, इसके नेगेटिव साइन होने की वजह से आंसर में रिजल्ट में एक बड़ा नंबर आएगा, लेकिन उसका नेगेटिव साइन होगा तो हम जो डाउन द वाई एक्सिस हम मूव करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब 90 से अगर हम पाई के हिसाब से बात करें तो पाई पर तो चूंकि फंक्शन डिफाइंड हो जाता है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है इस तरह से, ठीक है, और ये एक एसिम्पटोट बन जाएगी इसी तरह से कि हमारा कर्व इसको कहीं इन्फिनिटी पे जाकर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0 होगा, और इस तरह से मैं इसको इधर शो कर दूंगा कि ये साथ इसके साथ 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 ये चल रहा है हमारा ग्राफ। तो ये तो हमने देखा 0 से पाई के हाफ में, और अगर हम 0 से -पाई के हवाले से देखें तो जब हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे होंगे तो हमारा एंगल नेगेटिव में होता है, ठीक है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये एक्स है हमारा जो कि डिक्रीज करेगा, ठीक है, एक्स डिक्रीज करेगा, और जो हमारा वाई है वो 0 से -1 को अप्रोच कर रहा है। मतलब अगेन वही बात कि हमारी जो वैल्यू है वो, अगर मैं कॉज या टेंजेंट 0 के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, या और को टेंजेंट 90 के हवाले से बात -90 के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो कॉज ओवर साइन रेशियो होती है, तो कॉज 0 की वैल्यू 1 है और जो साइन 0 की वैल्यू, तो 1/0 अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है, मतलब कि 0 डिग्री पर ये इसको कहीं इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, और -90 पे अगर हम देखें तो -90 पर जो x है हमारा वो 0 होता है और y हमारा -1, तो आंसर हमारा आएगा 0। इसका मतलब कि जो ओवरऑल आंसर है -90 पे वो 0 है, और इस तरह से हमारा कर्व जो है यहाँ से भी इसी तरह से -y एक्सिस को अप्रोच करेगा कि इन्फिनिटी पे टच करने की, और यहाँ से जब हम -π/2 से -π के हवाले से बात करेंगे तो ये हमारा कर्व जो है वो इंक्रीज करेगा, जिस तरह से वहां पर इंक्रीज किया -π पर जाके कहीं ये मतलब बहुत इन्फिनिटी पे जाके कहीं ये एसिम्पटोट के तौर पर, इधर अगर मैं एक एसिम्पटोट बना दूं तो ये कहीं इनके दरमियान जो डिस्टेंस 0 होगा वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके होगा, ठीक है। ये लाइन आप स्ट्रेट कर दीजिएगा, इस तरह से ये कर्व हमारा इंक्रीज करता रहेगा। यहाँ पर इसको मैं
यहाँ पर इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है जी, तो ये था ग्राफ ऑफ कोटेंजेंट थीटा।